नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। देश में जहां एक तरफ विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की तीसरी बैठक मुंबई में हुई और अब चौथी बैठक दिल्ली में होने वाली है, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक देश एक चुनाव को लेकर एक कमेटी बना दी है, जिसको लेकर बहस तेज हो गई है। मोदी सरकार ने संसद का विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर तक बुलाया गया है, जिसमें वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बिल पेश किया जा सकता है, ऐसी खबरें हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे बिल, चाहे यूसीसी हो या कुछ इस तरह के बिल भी पेश किए जा सकते हैं। तो अब तक इसमें कोई महत्वपूर्ण जानकारी या कहें कि कोई आधिकारिक जानकारी दी नहीं गई है। केवल अटकलों के आधार पर यह कहा जा रहा है कि ये एक तरीके से सरकार वन नेशन वन इलेक्शन वाला मसला लागू कर सकती है, बिल ला सकती है सदन में। इन अटकलों के बीच माया नगरी मुंबई में विभिन्न जो दल हैं, विपक्षी दल हैं, इंडिया वाले गठबंधन के 28 इनकी संख्या हो गई है, उनकी तीसरी बैठक मुकम्मल हो गई। एक बार फिर बीजेपी के खिलाफ 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति और मंथन चिंतन यहाँ हुआ, लेकिन चिंतन के बाद एक बार फिर से गठबंधन का नेता कौन होगा ये एक तरीके से तय नहीं हो पाया, लोगो जारी नहीं हो पाया। स्लोगन जरूर जारी हो गया कि भारत को लेकर उन्होंने एक जो स्लोगन है वो जारी किया कि जब बढ़ेगा भारत तभी जीतेगा इंडिया। लेकिन अभी नेता, सीटों का बंटवारा, ऐसा लगा कि बंगलौर बैठक के बाद मुंबई बैठक में कुछ खास हुआ नहीं। अभी तक संयोजक पद को लेकर भी कोई चर्चा इस बैठक में हुई नहीं। इंडिया गठबंधन अपनी तैयारी में जुटा है, तो दूसरी ओर वन नेशन वन इलेक्शन की बात जो सोच है उसको भी एक तरीके से सरकार ने छेड़ दिया है। हालांकि लॉ कमीशन के 2018 की रिपोर्ट और उससे पहले संसदीय समिति की रिपोर्ट भी एक नज़ीर के तौर पर है। जो बहुत सारे विशेषज्ञों से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि भले ही सरकार बिल लाए, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन कराने में कम से कम 2 साल का वक्त तो लग सकता है। विपक्षी दलों के गठबंधन का आज एक तरीके से उन्होंने ये परसेप्शन बनाने की कोशिश की कि जो उनका गठबंधन है उससे नरेंद्र मोदी की सरकार एक तरीके से डर रही है। जो मूल मुद्दे हैं, अडानी का मुद्दा, क्रोनी कैपिटल का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा, इस तरीके के मुद्दों पर पर्दा डालने के लिए, ताकि 5 राज्यों के जो चुनाव हैं उनमें बीजेपी को लाभ मिल सके और जो मूल मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, ये मुद्दे नेपथ्य में चले जाएं, इसलिए ये वन नेशन वन इलेक्शन वाली बात कही गई है। बड़ा सवाल यही है कि वास्तव में अगर एक देश एक चुनाव हो जाए तो इसमें दिक्कत क्या है। मंथन में आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में इंडिया वाले गठबंधन की तीसरी बैठक मुकम्मल हुई। ममता बनर्जी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव समेत 28 दलों के नेता शामिल हुए और दलों के बीच इस बात को लेकर भी चर्चा हुई कि भारतीय जनता पार्टी जल्दबाजी में है और किसी वक्त भी चुनाव की घोषणा कर सकती है। नीतीश कुमार और ममता बनर्जी कई दिनों से ये बात कह रहे हैं कि वो जो मोदी सरकार है वो दिसंबर तक चुनाव करा सकती है। नीतीश कुमार ने आज एक बार फिर इंडिया वाले गठबंधन की जो बैठक है, मुंबई बैठक है, उसमें नीतीश कुमार ने एक बार फिर से कहा कि ये बहुत तय समय से पहले चुनाव कराएंगे, हमें सीटों का बंटवारा, आपसी बातचीत सब तय हो जानी चाहिए, क्योंकि वक्त अब है नहीं चुनाव में। जो सरकार है वो जल्दी चुनाव कराएगी, इसलिए अब देरी नहीं करनी चाहिए। नीतीश कुमार ने बार बार अपने गठबंधन के नेताओं को एक तरीके से चेताया है। राजनीतिक दलों के भविष्य की जो रणनीति है, इसको लेकर जो इंडिया वाले गठबंधन के लोग थे, उन्होंने कहा कि इस पर काम होना चाहिए ताकि बीजेपी को काउंटर करने के लिए सही दिशा में वो आगे बढ़ सके। गठबंधन की बैठक में तकरीबन 63 नेता शामिल हुए,
जुलाई में बेंगलुरु, उससे पहले पटना, जहां 26 दल शामिल हुए थे, और मुंबई बैठक में गठबंधन की जो संख्या साथियों की वो काफ़ी बढ़ गई है। और जो ये इनका अलायंस है वो एक तरीके से मजबूत तरीके से विकल्प देने की कोशिश कर रहा है। एक समिति का गठन कर दिया गया, कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो समिति है उसका गठन किया गया, 14 सदस्य, कोई कह रहा है 11 सदस्य हैं, लेकिन उसमें सब पार्टियों के दूसरे नंबर के नेता उस कमेटी के सदस्य हैं, और जो टॉप लीडरशिप है वो उनको उनकी देखरेख में वो सारी चीज़ों को अंजाम देंगे। मीडिया से बातचीत में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें तमाम नेताओं ने, लालू प्रसाद यादव ने तो कहा कि नरेंद्र मोदी को सूर्य पर भेज देना चाहिए, इस तरह की बातें भी हुई। इसी तरीके से राहुल गांधी ने कहा कि अगर अंग्रेज भारत को कांग्रेस मुक्त नहीं कर पाए, इतने ताकतवर लोग थे वो, तो क्या भाजपा और नरेंद्र मोदी क्या भारत को कांग्रेस मुक्त कर पाएंगे। राहुल गांधी ने फिर एक बार जोर देकर उन मुद्दों को उठाया जो अभी 2 दिनों के भीतर सुर्खियों में है, न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर, कि किस तरीके से उद्योगपति अडानी और सरकार के बीच जो की एक तरीके से साठगांठ को स्थापित करने की कोशिश की राहुल गांधी ने, और कहा कि देश का जो पैसा है क्रोनी कैपिटल के जरिए यहाँ से आता जाता है और 75% जो है काला धन है। इस तरीके की बातें भी कांग्रेस के नेताओं की तरफ से कही गई हैं। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। शरद पवार, लालू प्रसाद यादव, केजरीवाल ने भी कहा कि भाई ये सरकार गरीबों की सरकार नहीं है, और सभी ने एक स्वर में जो मुकाबले की बात कही है। उमर अब्दुल्ला साहब भी पहुँचे थे, वामपंथी दलों के लोग पहुँचे थे। तो कुल मिलाकर सोशल मीडिया और जो अन्य चीज़ों पर जो इनका गठबंधन है उसको आगे बढ़ाने की रणनीति पर भी चर्चा हुई। उसके लिए भी कमेटियां बनी, मीडिया के लिए भी एक कमेटी 19 सदस्यीय बनी, कार्य समूह और शोध समूह। इसी तरीके से 11 सदस्यीय टीम गठित की गई। तो कई इस तरीके सोशल मीडिया पर छाने के लिए और बहुत सारी चीज़ें इस तरह करने के लिए गठबंधन ने जो मूल चीज़ें हैं उनको एक तरीके से आज तय किया, और उन कमेटियों में कौन कौन लोग हैं ये बात की गई। लेकिन अगली बैठक दिल्ली में रखी गई इस नारे के साथ में कि अब दिल्ली दूर नहीं बढ़े चलो। अब कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अभी नेता चेहरा आना है, लेकिन एक खबर इस बैठक के दरमियान आई कि लालू प्रसाद यादव चाहते हैं कि राहुल गांधी ही मोदी के खिलाफ चेहरा हो। ऐसी बातें मीडिया में आई हैं। अब ये परसेप्शन बनाने की कोशिश है बीजेपी की तरफ से, मीडिया की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से, ये पता नहीं, लेकिन ये परसेप्शन भी हो सकता है, क्योंकि शुरुआत में ही जो खड़गे साहब हैं कांग्रेस के अध्यक्ष, वो कह चुके हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस की तरफ से कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री पद का दावेदार नहीं है। तो ये बातें थोड़ा सा विरोधाभासी हैं। दिल्ली की बैठक में बहुत सारी चीज़ें और फाइनल हो जाएंगे, और ये कहा जा रहा है कि सीटों का बंटवारा हो जाएगा। सितंबर के तीसरे हफ्ते से इंडिया वाले गठबंधन की देश भर में व्यापक रैलियां शुरू हो जाएंगी। सारे नेता एक मंच पर आकर एक तरीके से चुनावी अभियान लॉन्च कर देंगे। आज इंडिया वाले गठबंधन की जो बैठक हुई मुंबई, उसके बाद नेताओं ने क्या कहा, वो कैसे मुकाबला नरेंद्र मोदी का करेंगे, वो सुनिए। आज तीसरी मीटिंग संपन्न हुई और दिन ब दिन इंडिया मजबूत होते जा रहा है। ये बात भी सच है कि जैसे जैसे हम करीब आते जा रहे हैं, एक कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो इंडिया के विरोधी दल में घबराहट हो रही है। पहले हमें पूछा जा रहा था कि विपक्ष की एकजुट, और उसी वक्त हमने कहा था कि विपक्ष की एकजुट में नहीं मानता, हम सारे लोग देश प्रेमी हैं और हमारी एकता देश प्रेमियों की एकता है। और हमने हमारे अलायंस का जो नाम लिया है इंडिया, तो अब इंडिया के विपक्ष, इंडिया के विरोधी जो है, आप सभी जानते हैं वो कौन है। आज की मीटिंग में अच्छी चर्चा हुई, अच्छे डिसीजन लिए गए, कुछ कमिटीज बनाई गई, और हम सारे लोगों ने तय किया है कि आने वाले चुनाव में हम तानाशाही के खिलाफ लड़ेंगे। इंडिया जीतना जरूरी है, और इंडिया जीतने के लिए ही इस मंच पे सभी लोग बैठे हैं। तो इसीलिए हम एक जो तय किए हैं, जो रेजोल्यूशन भी हम आप देखे हैं, और उसी ढंग से
उस रेजोल्यूशन पे काम करेंगे, हर जगह मीटिंग करेंगे, हर स्टेट कैपिटल में हम जाएंगे और जो ये मुद्दे हैं, इन्फ्लेशन का हो, अनएम्प्लॉयमेंट का हो, हर चीज की जो बढ़त हो रही उसका हो, और ऑटोनोमस बॉडीज को सत्यानाश कर रहे हैं। और चाहे ईडी, सीबीआई, विजिलेंस, हर एक ऑटोनोमस बॉडी का मिसयूज कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ। This stage represents 60% of the Indian population. If the parties on this stage unite, it is impossible for the BJP to win an election. So the task in front of us is to come together in the most efficient way possible. And 2 big steps have been taken in that regard. The first step is a coordination committee and committees under that committee. And the second step is a decision that we will expedite all seat sharing discussions and decisions and make them happen as soon as possible. These are 2 very, very powerful steps in ensuring that the India Alliance defeats the BJP. आप सब लोगों को मालूम है कि आज तीसरी मीटिंग हुई है। इसके पहले 2 मीटिंग हो चुकी है और सबके बारे में आपसे चर्चा की जा चुकी है और बहुत अच्छे ढंग से कल से ही बातचीत हुई और आज मीटिंग हो गई। और पहले आपको चीज़ों के बारे में अनाउंस कर दिया गया कि इन सब चीज़ों के बारे में तय हो गया है और अब नियमित रूप से अब जगह जगह जा करके हम लोग अपना प्रचार प्रसार का काम करते रहेंगे। तो ये सब आज तय हो गया, इसलिए इसके बारे में आपको बता दिए और बड़ी खुशी की बात है। और अब आप समझ लीजिए कि जितनी पार्टियां एकजुट होकर के काम कर रही हैं, तो आप अच्छी तरह जान लीजिए कि अब इसी का नतीजा होगा कि अभी जो केंद्र में हैं अब वो हारेंगे, अब वो जाएंगे, ये पक्का जान लीजिए। ये इंडिया अलायंस इस देश के 140 करोड़ लोगों का अलायंस है और ये लोग एक साथ आए हैं। देश के लोग इकट्ठे हो रहे हैं और बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो रहे हैं और देश के लोग इकट्ठे हो रहे हैं 21वीं सदी के भारत का निर्माण करने के लिए। इससे ज्यादा अहंकारी सरकार आज तक कभी नहीं हुई और ये लोग अपने आप को भगवान से भी बड़ा समझने लग गए हैं और जब कोई आदमी अपने आप को भगवान से बड़ा समझने लगता है तो फिर उसका पतन भी जल्दी होता है। मोदी जी को हटा के ही हम दम लेंगे हम लोग, इसलिए हम लोगों ने संकल्प लिया है बिल्कुल। और सुन ले मोदी जी, अब आप समझ लेना कि पहले से मैं आपसे लड़ते आ रहा हूँ, गुजरात के युद्ध के लड़ाई राइट के समय से हैं और एक होकर के हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और राहुल गांधी जी को भी हम काफ़ी मजबूती के साथ विश्वास हम लोग दिलाते हैं कि हम सब एकजुट हो करके सभी लोगों को एकोमोडेट करके आगे सीट शेयरिंग अब शुरू होगा, सीट शेयरिंग। और सीट शेयरिंग में हम लोग सब लोग सफल होंगे, कोई दिक्कत कठिनाई नहीं होगी, कहीं कोई हर्डल नहीं होगा। अपना कुछ नुकसान करके भी हम लोग इंडिया को, ये संघ है, हम लोग जिताएंगे और मोदी को हटाएंगे और देश को बचाएंगे। इस पूरे गठबंधन के असली शिल्पकार तो लालू प्रसाद यादव ही हैं। अगर आपकी इस गठबंधन में क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, अगर आप लालू को गंभीरता से सुन ले तो आपको पता चल जाएगा आगे क्या होने वाला, पीछे क्या होने वाला, अगल बगल क्या होने वाला है। लालू ने सीधे तौर पर ताल ठोक दे ऐलान किया कि वो नरेंद्र मोदी को हटाएंगे। राहुल गांधी को उन्होंने विश्वास दिलाया कि हम सब एकजुट रहेंगे। राहुल गांधी को क्यों विश्वास दिला रहे हैं, इसको लेकर ही आज मीडिया में खबरें हुई कि नहीं, लालू प्रसाद यादव चाहते हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हों। ये लालू की इसी बात को लेकर मीडिया ने अपने तरीके से एक उसका विश्लेषण किया। लेकिन अगर वास्तव में इस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने कहा है
कि हम नुकसान भी हमें चाहे अपना हो, जिन राज्यों में हम मजबूत हैं अगर वहाँ हमें नुकसान भी होता है सीटों का, हमें 2-4 सीटों की कुर्बानी बलिदान भी करना पड़ता है, तो इस गठबंधन के लिए वो करेंगे। अगर वाकई ऐसा ये कर ले गए, जिस तरीके से 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात सरकार ने की है, अगर 1 to 1 बीजेपी बनाम इंडिया वाले हो गया तो चुनाव बड़ा दिलचस्प हो जाएगा। 2018 में एक लॉ कमीशन की रिपोर्ट पब्लिश हुई थी और उसमें कहा गया था कि एक साथ चुनाव कराने में सार्वजनिक जो धन है उसकी बचत होगी। ये हमारे मंथन का आज दूसरा पहलू है। इलेक्शन 1 नेशन और जिस तरीके से 1 to 1 बीजेपी बनाम जो इंडिया वाले हैं, इन दोनों विषयों को हमने समावेश करके आज हम अपने कार्यक्रम में हमने समावेश किया है और इस पर हम चर्चा करेंगे। जो लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक अगर देखा जाए, वो आपकी स्क्रीन पर हमने आपके लिए पेश कर दी है और उसमें सार्वजनिक धन की बचत की बात की गई है। प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए ये 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात फ़ायदेमंद रहेगी, ऐसा लॉ कमीशन ने कहा था। तो कुल मिलाकर बहुत सारी चीज़ें इससे फ़ायदे होंगे, क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, लेकिन अभी तमाम विशेषज्ञ इस बात को कह रहे थे कि अगर इसका निर्णय भी कोई हो गया, सरकार ने कोई अंतिम फैसला भी कर लिया, तो फिर इसमें भी 2 साल लगेंगे ये सब कुछ करने में। इसी तरीके से 2015 में संसदीय जो समिति थी उसने इस तरीके का फार्मूला पेश किया था। वो अपने आप में, वो भी आपकी स्क्रीन पर, एक बार चुनाव हो जाने के बाद अमूमन 5 सालों तक चुनाव नहीं होंगे। ये भी कहा गया था किसी दशा में कोई चुनाव नहीं कराएंगे। अलग अलग चुनावों के संचालन के लिए वर्तमान में किए जाने वाले जो खर्च हैं, वो भारी खर्च है, उससे राहत मिलेगी। तो बहुत सारी चीज़ें चुनाव के दौरान आचार संहिता है उसको लागू करने की व्यवस्था भंग होती है। तो ये बहुत सारी बातें, मतलब दोनों रिपोर्ट्स में काफ़ी फ़ायदे इसके गिनाए गए। वास्तव में क्या ये चुनाव कराना इतना आसान है? क्या सरकार करा ले जाएगी इसको, या फिर बहुत सारी अभी चीज़ें इसमें बाकी हैं, या जैसा विपक्ष कर रहा है कि जो मूल मुद्दे हैं उनसे ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, जो विपक्षी दलों को उलझाने के लिए इस तरीके की जो कमेटी बनाएगी, विपक्ष ऐसी बातें कर रहा है। हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, संपादक आलोक भदौरिया दिल्ली से जुड़े हैं। भदौरिया जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। एडीआर के लिए काम करने वाले वरिष्ठ चुनाव विश्लेषक संजय सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। संजय जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। बिहार बीजेपी के नेता अक्षय आर्य हमारे साथ जुड़े हैं। अक्षय जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। संविधान के जानकार बीडी नकवी साहब हमारे साथ जुड़े हैं। आप पूर्व जज हैं और संविधान के आलोक में ही फैसले देते रहे हैं। नकवी साहब, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। और राजस्थान कांग्रेस से हमारे साथ भरत मेघवाल जुड़े हैं। मेघवाल जी, आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद और बहुत आभार। मंथन आलोक भदौरिया जी से शुरू करूंगा। भदौरिया जी, आप ही के पास आ रहा हूं। एक तरीके से पहली जो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात एक बार फिर छेड़ी गई है, या तान छेड़ी गई है, या ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो संसद का सत्र विशेष सत्र बुलाया गया हो उसमें इसे पेश कर दिया जाएगा, इसका बिल आ जाएगा और कई महत्वपूर्ण बिल आ जाएंगे, और इसको लेकर एक कमेटी भी बना दी गई है। और दूसरी तरफ इंडिया वाले गठबंधन की दिल्ली में बैठक अगली होनी है और मुंबई की बैठक खत्म हो चुकी है, बहुत सारी बातें हुई हैं। वास्तव में 1 नेशन 1 इलेक्शन ये कितनी जल्दी संभव है? इससे क्या फ़ायदे होंगे? क्या राजनीतिक सुधार होंगे? और जो जैसा विपक्ष कह रहा है कि मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये राग छेड़ दिया गया है, इससे कहाँ तक सहमत हैं भदौरिया जी? मैं इस बहस को शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूंगा कि अगर कोई लोकतांत्रिक सरकार है, मैं अगर शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, तो ट्वीट क्यों किया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की गई? एक विशेष सत्र आप बुला रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले एक आपका सत्र अभी खत्म हुआ है और आपके अभी एक शरदकालीन मतलब शीतकालीन सत्र भी आएगा, और इन सब के बीच में अगर आपको विशेष सत्र बुलाने की जरूरत थी तो ट्वीट क्यों, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं? पहला सवाल। दूसरा, अगर आपने ट्वीट किया तो ट्वीट तो आप 4 बार भी कर सकते थे ना, जिसमें ये बताया जा सकता था कि ये कौन से मुद्दे इसमें डिस्कस किए जाएंगे। क्या देश की जनता को ये जानने का हक नहीं है? मैं तो सांसदों की बात को छोड़ देता हूँ एक बार, चाहे वो राज्यसभा के हो चाहे लोकसभा के,
इनकी पार्टी में भी हैं। अगर 2 लोगों को छोड़ दिया जाए तो 301 सांसद हैं। थोड़ा सा संख्या घटा लीजिएगा, कुछ 1-2 वैसा भी हो गया। 300 सांसद इनके भी हैं। किसी सांसद को कुछ पता है क्या होने वाला है? मैं भाजपा सरकार के जो सांसद है मैं उनकी बात कर रहा हूं। आप इतना गोपनीय क्यों रखना चाहते हैं? पहला, इसी से शक पैदा होता है। गोपनीय रखने की वजह क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। मैं लोकतंत्र की बातें कर रहा हूं। अब आपका जो सवाल है, अब उस सवाल पे मैं आता हूं। आपका कहना है कि ये एक साथ चुनाव कराने से बड़ा फायदा हो। कैसे फायदा हो? नहीं, हमने ये नहीं कहा लोग जी कि फायदा होगा कि नुकसान नहीं होगा। हमने कहा इससे क्या फायदा क्या नुकसान, ठीक बात है कि नहीं बात है, हमने तो आप लोगों पे छोड़ा है। आप लोग विद्वत जन हैं। मैं उसी पे बात कर रहा हूँ कि जो सबसे पहले अब यहाँ पर फायदा गिनाने की होड़ मच जाएगी। एक सारे के सारे लोग आ जाएंगे कि वो बता रहे हैं कि लॉ कमीशन ने कहा था कि वो अभी 4,500 करोड़ खर्च होंगे, फिर उसके बाद अगले चुनाव में केवल 1,500-1,600 करोड़ खर्च होंगे। यानी कुल मिलाकर के ये बड़ा फायदेमंद सौदा देश के लिए होने वाला है। देश अपनी तमाम सारे जो खर्च होता है उसको बचा ले। ये एक नैरेटिव, अगर ये बातें अगर संसद के सत्र में आने वाली है तो मेरा मानना है कि यही नैरेटिव आने वाला है। और लेकिन ये नैरेटिव इसलिए सरकार ने इसलिए नहीं किया कि वो एक देश एक कानून या एक साथ एक चुनाव करने के पक्ष में, मुझे नहीं लगता। इसलिए नहीं लगता है क्योंकि वो संवैधानिक स्तर पे भी आपको एक ऐसा है कि कम से कम आधे राज्यों की सहमति लेनी पड़ेगी। संसद में आप, लोकसभा में आप ले लेंगे, मान लो राज्यसभा में भी आप थोड़ा सा बहुत जुगाड़ कर लेंगे, जैसा कि आपने कई बिल में किया है। लेकिन आपके क्या 15 राज्यों में सरकार है? पहला सवाल नहीं है। तो अब अगर 15 राज्यों में सरकार नहीं है तो संविधान की जरूरत, तो संवैधानिक जरूरत तो यही है जी। इसलिए इसको लागू करना तो बहुत मुश्किल है। हाँ, इसको छेड़कर आपने नैरेटिव आप बदल दे रहे हैं। आज नैरेटिव क्यों बदल गया? आपको ये चीज सबसे महत्वपूर्ण चीज है, ये समझना पड़ेगा। अभी जैसे एक आपने शब्द का इस्तेमाल किया था कि क्या ये भटकाव है? हाँ, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ, हाँ ये भटकाव है। OCCRP की एक रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट बड़ी दिलचस्प है जी। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में ये नहीं था कि वो अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है, वो की एसोसिएट कौन है। ये हमारी रिपोर्ट जो OCCRP है ये बताती है कि ऐसे कौन से 2 की एसोसिएट है, वो कौन से 2 इंडिया इमर्जिंग और इंडिया फोकस फंड को कंट्रोल करते हैं, जिसने अल्टीमेटली वहां पे अदानी ग्रुप में पैसा इन्वेस्ट किया है। और इन दोनों ग्रुप को पैसा शेल कंपनियों के थ्रू में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी फंड के थ्रू आया था। क्या आप इस पर बहस कर रहे हैं? क्या किसी मीडिया को मालूम है कि कौन सा सत्र होने वाला है? क्या प्रहलाद जोशी साहब ने आपको बताया है? किसने बताया है कि क्या होने वाला है? लेकिन अब सवाल ये, यही भटकाव है। हम इसी पे चर्चा करेंगे। अब हम चर्चा करने को तो आप ये भी चर्चा कर सकते हैं कि भाई वो सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर के चुनाव को लेकर हुए बातचीत हो रही है, तो अब ये भी हो सकता है कि वहां पर वो राज्य का दर्जा बहाल करने की बातचीत हो जाए। ये भी हो सकता है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि आरक्षण को लेकर हो सकता है। तो सवाल है, कुछ लोग यूसीसी की बात भी कर रहे हैं आलोक जी, बहुत सारी बातें हैं। आप सारी बातें केवल ये कि कयास लग रहे हैं कि जो की एसोसिएट मिल गया, उसके नाम आ गए, उन दोनों के नाम छाप दिए गए। जो एक यूपी के नागरिक है और एक वो चैंग ओलिंग है, चांगचेंग ओलिंग, वो दोनों के नाम छाप दिए गए जी, अच्छे से छाप दिए गए। अब जांच करने में क्या दिक्कत है? क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि वो फंड तो आपने लगा रहे ना, लेकिन आप नहीं कर सकते। आप क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपने 2018 में परिवर्तन कर दिया था, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में आपने परिवर्तन कर लिया था, जिसमें एक अल्टीमेट बेनिफिशियरी का नाम बताना जरूरी नहीं था जी। तो अब इसका मतलब है कि आपने डायरेक्ट, तो ये कुल मिलाकर एक भटकाव है। और ये एक चीज और समझिएगा, आपकी जब दिल्ली में जब इनकी बैठक होने वाली होती है इंडिया की, तो एक जो विपक्षी गठबंधन है, उसी समय अचानक से एनडीए की एक बैठक होती है। महाराष्ट्र में मुंबई में बैठक तय होती है INDIA की, उसी समय एक महाराष्ट्र के वो यूपी संगठन की बैठक हो जाती है, उसी समय आपका एक ये भी आ जाता है, ये संसद का विशेष सत्र है। तो कुल मिलाकर आप ये समझिए कि एक भटकाव है। एक हम उस बहस पे जा रहे हैं जिस बहस में 140 करोड़ के प्रतिनिधित्व करने वाली संसद में संसदीय कार्य मंत्री ने विशेष सत्र बुलाने के ट्वीट कर दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि किस मुद्दे पर चर्चा होगी। ये मेरा सवाल सबसे महत्वपूर्ण है। अब हम इसके फायदे गुणों उस पर नहीं जाऊंगा, वो मैंने एक लाइन में आपको बता दिया। आधे राज्यों में इनकी सरकार नहीं है, लोकसभा से संसद से आप भले ही पारित करा लें, राज्यसभा से जुगाड़ कर लें, लेकिन अगर आधी विधानसभाएं नहीं देगी तो ये संवैधानिक चीजें नहीं होगी। एक चीज और ध्यान रखिएगा। ठीक आलोक जी, एक सीधे
संजय सिंह का रुख करेंगे, चुनाव विश्लेषक हैं और एडीआर से ताल्लुक़ रखते हैं। संजय भाई, ये इलेक्शन को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हो गई कि भाई 1 नेशन 1 इलेक्शन, अभी विशेष सत्र को लेकर भी एक जो संसदीय कार्य मंत्री जी का ट्वीट आ गया। क्या इसको जो एक 1 नेशन 1 इलेक्शन वाली बात है, ये मतलब कितना, इससे बहुत सारे फायदे, बहुत सारे नुकसान अलग अलग तरीके से गिनाए जा सकते हैं। जैसा आलोक जी ने कहा कि भाई ये भटकाव है, अभी अगर होगा भी तो बहुत लंबा समय होगा, अभी 50% राज्य सहमत हो, ये हो, लेकिन क्या इसे चुनाव सुधारों के रूप में देखा जा सकता है क्या? क्योंकि आप पूरे देश में घूम घूम कर जो चुनाव में जो विकृतियां हैं, विसंगतियां हैं, उनको आप खोजते रहते हैं और पब्लिक के सामने लाते रहते हैं। संजय सिंह, मैं बहुत ही आपकी बात से सहमत हूँ। चौहान साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, दर्शक सुन रहे हैं, बोलिए कृपया। तो मैं आपको पहले तो धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज ही ये विषय बहुत चर्चा में है और आपने बहुत ही समसामयिक विषय पे चर्चा आयोजित की है। आज सुबह से कई जगह बहुत व्यस्तता है। उस व्यस्तता के बीच में मैं जो आपको बताना चाहूंगा, दरअसल क्या है कि अचानक से भारत में ये मुद्दा बहुत चर्चा में आ गया है। बहुत ही संवैधानिक तौर पे अगर इसको देखा जाए तो एक तो सबसे बड़ी बात यह है, जो आपका सीधा सवाल और एडीआर के कार्यकर्ता होने के नाते मैं अगर आपसे कहूं कि देखिएगा, भारत में जो अभी बहुत ज्यादा जो जरूरत है वो ये है कि चुनाव सुधार के ऊपर एक बिल की तो बहुत जरूरत थी। लोक प्रतिनिधित्व की धारा अधिनियम के तहत बहुत सारी चीजें करने के चेंजेस की जरूरत है। 1 नेशन 1 इलेक्शंस में बिना उन चेंज किए हुए अगर आप अपराधी लोगों पे कोई लगाम कसने का आपका कोई कानून है नहीं, चुनाव में खर्चे की कोई सीमा आपने बांधी नहीं है, आपने ये देखा नहीं है कि सत्तारूढ़ दल के लोग कैसे उसका फायदा उठाएंगे। ड्यूरिंग द इलेक्शंस जो ऑब्जर्वर्स के सामने जो शिकायतें आ रही, उनके निस्तारण के लिए कोई ग्रेवन रिडेसल्स मैकेनिज्म आपने स्थापित नहीं किया है। और अभी जो इलेक्शंस का भारत में जो सबसे बड़ा संकट है वो ये है कि इलेक्शंस में पूंजी बहुत बढ़ रही। पहले हम लोगों ने जब 2002 में बात शुरू करी थी तो धनबल और बाहुबल, लेकिन अभी बाहुबल से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है जो वो है धनबल। तो धन के दम पे लोग इलेक्शंस को मैनेज करेंगे और जब एक साथ इलेक्शंस होगा तो अभी ये जो परिस्थिति आएगी वो परिस्थिति ये आएगी कि एक तरह से जो लोग भी पूंजीवादी लोग हैं, वैसे भी अब चाहे वो पंचायत से लेके और लोकसभा तक ऐसे लोगों की भरमार हो गई है, वही चुनाव जीत पा रहे हैं या चुनाव लड़ने का साहस जुटा पा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि इस कानून में जाने से पहले बहुत कुछ अमूलचूल और सुधार करने की जरूरत है। और अगर बिना तैयारी के इस तरह से 1 नेशन 1 इलेक्शंस में जाएंगे तो विकृति और अधिक बढ़ेगी और चुनाव सुधार के लिए हमारे जैसे लोगों को शायद जो हमारी मांगे थी वो मांगे पूरी नहीं होंगी, बल्कि ये है कि एक ही बार में इलेक्शंस को अगर आप करा देंगे। तो संजय सिंह, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर इस तरीके से बिना तैयारी के, बिना चुनाव सुधारों के हम गए 1 नेशन 1 इलेक्शन में, तो क्या पूंजी का फ्लो बहुत बढ़ेगा, काला धन आएगा, ब्लैक मनी और लगेगी? एग्जैक्टली। सो पूंजी का धन बहुत बढ़ेगा, जो भी पावरफुल होगा वो चुनाव में जाएगा, कम दिनों में होगा। और सबसे बड़ी बात ये मैं यहाँ पर अपने आपके माध्यम से आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहूंगा। देखिए, भारत में बहुत बड़े पैमाने पर वाटर लिटरेसी, जिस तरह से वोटर लिटरेसी की जरूरत है, तो वोटर लिटरेसी नहीं होगी। और अगर आप देख लीजिएगा, अगर गांव के परिप्रेक्ष्य में चुनाव होता है तो एक ही बार में 5 तरह के बैलेट पेपर मिलेंगे। और हम भारत के जिस तरह से आप इस देश में देख रहे हैं कि एक बहु संख्या में ऐसे लोग हैं कि जो अभी ठीक से वोट अभी नहीं कर पा रहे, उनको अपना वोटरल, जिसको इलेक्टोरल राइट्स का प्रॉब्लम है, उनको वोट तक नहीं पता है। एग्जैक्टली जो समस्या आने वाली है वो समस्या ये आने वाली है कि इलेक्टोरल रोल जो है लोगों का खत्म हो जाएगा। लोग उभा पोई की स्थिति में और आपाधापी की स्थिति में, जहां जहां 5 तरह के काउंटर लगेंगे, लोग वोट डालेंगे और उससे एक प्रतिनिधित्व की जो गुणवत्ता होनी चाहिए, लोक प्रतिनिधि की योग्यता होनी चाहिए, मुझे लगता है कि वो और ठीक ढंग से नहीं आ पाता। जी, ठीक बात है। मैं नकवी साहब का रुख करूंगा, संविधान के जानकार और जुडिशरी में ऊंचे ओहदों पर रहे। नकवी साहब, ओवरऑल अगर इसको देखें तो जैसे आलोक जी ने कहा कि जब जब दिल्ली में कुछ होता है तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। आलोक जी ने उसका राजनीतिक विश्लेषण किया और एक तारीखों के से मेल भी उन्होंने उसको स्थापित करने की कोशिश की। लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई इसमें बहुत सारी चीज़ें भी हैं
और ये जो है इसके फायदे आप बहुत सारे गिना सकते हैं, लेकिन आलोक जी इस पक्ष में नहीं है कि बहुत सारे इसके फायदे गिनाए जाएं। एक संवैधानिक दृष्टि से इसको कैसे देखते हैं आप नकवी साहब? देखिए दुर्गेश जी, मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि आपने इतने अच्छे सब्जेक्ट पे डिबेट रखी, और दूसरे जो हमारे डिबेट में जो लोग थे वो बहुत ही ज्ञानी लोग, मतलब इतने अच्छी बातें कही गई हैं कि मैं तो वाकई बहुत ही खुश हूं। और जो बात हमारे दोनों स्पीकर से कही, भदौरिया साहब ने और हमारे बात को बिरदर ने, हिंदुस्तान के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन करना इसलिए बेमानी है क्योंकि आप जो है वो मुल्क को एक प्रॉब्लम में फेंक रहे हैं, वो उसमें डाल रहे हैं। और जो बात है कि जरूरत है चुनाव सुधार की, जरूरत है लोगों को लिटरेट करने की, पॉलिटिकली लिटरेट करने की। और इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर असेंबलीज में करोड़पति लोग और जो कहा धन बल और बाहुबल माफिया जो इस वक्त डोमिनेट कर गए, इसको इससे छुड़ाने की जरूरत है। ये जो चीज है, हमारा तंत्र जो है वो ऑलरेडी क्रोनी कैपिटलिज्म का शिकार है, ऑलरेडी कोई वॉइस नहीं रह गई है। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि ये जरूरी है, लेकिन सरकार कानून बना सकती है, इसमें कोई शक नहीं। और जो हमारे भदौरिया साहब ने बात कही कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत पड़ेगी और हाफ ऑफ द स्टेट को अप्रूवल चाहिए, तो ये काम तो नहीं हो पाएगा। ये हो सकता है कि सत्र में कोई और मिड टर्म इलेक्शन हो जाए। तो इसलिए एक बात जो बहुत जरूरी है कि ये कहते हैं वन नेशन, हिंदुस्तान के अंदर हमारे कंट्री में एक लैंग्वेज। नकवी साहब, सुखबुगाहट इसलिए है ना कि उन्होंने कमेटी भी बना दी, इसलिए थोड़ी सी सुखबुगाहट है। हालांकि मोदी सरकार सरप्राइज करती रही है, कमेटी बना दी, लोग हम लोग सब वन नेशन वन इलेक्शन पे चर्चा में कूद पड़े। हो सकता है यूसीसी आ जाए या मध्यावधि चुनाव की बात कर लें, कोई दिसंबर में हम चुनाव करा सकते हैं, तो इस तरह की बातें भी हो सकती हैं। इस बात को तो हमारे योगी जी और जो बीजेपी के मंत्री है, चीफ मिनिस्टर्स हैं, शर्मा साहब, यही सपोर्ट नहीं करेंगे। अभी 2 साल हुए उनको चीफ मिनिस्टर बने, इतना बड़ा टर्म है, वो चाहेंगे कि उनका टर्म खत्म हो जाए। विद इन बीजेपी मैं समझता हूं कि इस प्रपोजल को लोग वेलकम नहीं करेंगे। और दूसरा ये कि ये नहीं सोचना चाहिए कि साहब बार बार इलेक्शन, बार बार पैसा। अरे भाई, जो पैसा खर्च होता है वो जनता में ही तो सर्कुलेट करता है। हमारा तंत्र ये चाहता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी, लोगों को, बेचारे कुछ गरीब लोगों को मिल जाता है इलेक्शन होने से बार बार। वरना तो आप ये समझिए कि जो चीज चल रही है, मैं भी एयरपोर्ट से अमेरिका से लौटा, तो आप समझिए कि जो पार्किंग फीस थी 15 मिनट की कार की खड़े होने की 175 रुपए, दुर्गेश जी, और 15 मिनट से 1 मिनट ज्यादा हो तो 300 रुपए पार्किंग फीस। चाय का छोटा सा कप 150-200 रुपए का मिलता है एयरपोर्ट पर। हालत ये है इस देश की। मुझे 50 और 60 रुपया हुआ करती थी फीस। जी, डीएनए एक है यूएस का। मैं तो पूरे यूएस के 3-4 महीने रह के आ रहा हूं। आपको कौन सा डीएनए एक है? वहां गरीब को और मेहनतकश को जो पैसा मिलता है वो आप सोच नहीं सकते इंडिया के अंदर। जबकि हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है वो मेहनतकश को, गरीब आदमी को रोजगार मिले, उसका पार्टिसिपेशन बढ़े, उसको इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिले, इस तरफ सोचना चाहिए। क्यों ना कानून बना दिया जाए कि 2 बार के बाद प्राइम मिनिस्टर रिपीट ना हो अमेरिका की तरह। ये इस कानून पर गौर करना चाहिए। देखिए, हमारा देश डेमोक्रेसी से डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा है, दुनिया डिक्टेटरशिप से डेमोक्रेसी की तरफ आ रही है। आप ये देखिए पैराडॉक्स जो है, इस पैराडॉक्स पर ध्यान देना होगा। हमारे यहाँ इमरजेंसी लगाने के 356 को अमेंड कर दिया गया, काफी सेफगार्ड्स रह गई। अब आपको 356 अगर कोई सरकारें, क्या आप 356 में सरकारें गिराएंगे तो दोबारा इलेक्शन कराने की क्या जरूरी है कि 5 साल में कोई स्टेट सरकार चलती रहे? अगर आपने एक बार इलेक्शन करा भी लिया तो क्या आप वो सरकार 5 साल चलेगी? ये गारंटी है इसमें कि नहीं साहब 5 साल बाद ही किसी भी हालत में इलेक्शन ना हो? वो हमारा फेडरल, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्वासी फेडरल, ठीक बात है, यूनिटरी स्टेट में है। यूनिटरी हो जाता है, सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्न करती है, बशर्ते वो परिस्थितियां अगर पैदा हो जाएं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही अच्छा डॉक्यूमेंट है, इससे छेड़छाड़ करना, इसकी स्पिरिट से छेड़छाड़ करना गलत होगा। मैं समझता हूं, मैं बिल्कुल फेवर नहीं करूंगा वन नेशन और ये सारे आर्गूमेंट्स दिए जा रहे हैं, ये इसके अंदर कोई दम नहीं है। आप क्या सरकार बन जाएगी आज यूपी की, क्या वो 5 साल चलेगी? क्या उत्तराखंड की सरकार, क्या सरकार है हमारी गिरती नहीं है विद इन 5 ईयर्स? नकवी साहब, जो मौजूदा सरकार केंद्र में है वो तो यही मान रहे हैं कि भाई वो प्रचंड बहुमत से हैं, उनकी बाकी सरकारें प्रचंड बहुमत से हैं, आगे भी जनता उनको प्रचंड बहुमत देती रहेगी। मुझे लगता है इस मानसिकता के साथ में अगर लाएंगे तो यही मानसिकता होगी। कहीं थिन मेजॉरिटी भी मिलती है ना दुर्गेश जी, कहीं थिन मेजॉरिटी मिलती है, वहां सरकारें, डेमोक्रेसी की खूबी है, सरकार कमजोर रहे। डेमोक्रेसी तब अच्छा फंक्शन करेगी जब अकाउंटेबिलिटी होगी और सरकार गिरने का खतरा होगा।
मुझे, मैं एक इंस्टांस बता दूं बस अपनी बात खत्म करने से पहले। बेन जॉनसन प्राइम मिनिस्टर था ब्रिटेन का, वो 1 वोट से इलेक्शन जीता, तो लोगों ने कहा धांधली हुई है, बेईमानी हुई है, उसे रिजाइन करा और दोबारा फिर इलेक्शन हुआ प्राइम मिनिस्टर, फिर वो 2 वोट से जीता। ये है डेमोक्रेसी। जो स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी को लोगों को समझना होगा, हम लोगों को देश के प्रति सिंसियर होना होगा, हमारे लोगों को जिम्मेदार होना होगा, तब अच्छी डेमोक्रेसी फंक्शन। ठीक बात। मैं बीजेपी के नेता अक्षय आर्य की तरफ रुख करूंगा। अक्षय जी, अब तक जो हमारे तीनों विद्वान स्पीकर ने इस बात को कहा कि भाई एक तो संजय सिंह एडीआर के लिए काम करते हैं पूरे देश में, जो चुनाव सुधारों की बात करते हैं, वो कहते हैं भाई चुनाव सुधार किए बिना, या यूं कहें कि आप 5 अभी भी दिक्कत हो रही है, गांव की अम्मा को पहचाने में दिक्कत हो रही है कि ये वोट चिन्ह किसका है, कहाँ क्या होगा। और अगर 5-5 अगर बैलेट पेपर और सारी चीजें ईवीएम होंगी तो एक लिटरेसी की भी समस्या है, और इसके अतिरिक्त फिर इससे बहुत सारे फायदे नहीं होने वाले हैं। अच्छा आर्य, देखिए दुर्गेंद्र जी, यहाँ सबसे बड़ी समस्या क्या है कि सारे लोग अपने अपने पर्सपेक्टिव से चीजों को सोचते और समझते हैं और उसका विश्लेषण भी करते हैं। यही खूबसूरती भी है, यही खूबसूरती भारत की कि हर आदमी स्वतंत्र तरीके से सोच सकता है। ये भी इसका दूसरा पहलू ये भी इस पर जी बिल्कुल, और इस पर मेरा ये कहना है, मानना है, और ऐसा माना भी जाता है कि इंडिया जो है, हमारा देश जो है भारत, इट इज अ चेंज रेजिस्टेंट सोसाइटी रादर देन चेंज इंड्यूसिंग सोसाइटी। यहाँ लोग चेंज को जल्दी एक्सेप्ट करना नहीं चाहते हैं। जो साहब बोल रहे हैं कि लिटरेसी रेट कम है वगैरह वगैरह, तो ये जब मोबाइल से पेमेंट गूगल पे वगैरह आया था तो लोगों को लग रहा था कि डिजिटल पेमेंट भाई होगा कैसे बिना कैश के, और आज गांव गांव में मोदी जी ने ये करके दिखाया है कि डिजिटली लोग पेमेंट कर रहे हैं। उनके अगर पॉकेट में पैसे नहीं होते हैं तो वो मोबाइल से पेमेंट करके सामान लेकर के अपने घर आ जाते हैं। तो ये कहना बहुत गलत है और बेमानी है कि लोग इलिटरेट हैं। भाई 2 इलेक्शन अगर एक साथ होगा, विधानसभा और लोकसभा का, तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे। आप पूरी तरीके से मुतमईन हैं कि जो विशेष सत्र हो रहा है उसमें यही वाला मसला है? क्योंकि मैं सुबह से बात कर रहा हूं तो कोई भी बीजेपी के नेता इसमें बोलने कंफर्म नहीं बोल पा रहा है। तो सुना जाए, मुझे भी 2 मिनट का समय दिया जाए। और जहां तक चुनाव की बात है तो शायद इन लोगों को भी पता होगा कि भारत में 1967 तक 1 नेशन 1 इलेक्शन होता रहा है। अपने अपने हिसाब से सरकारें आई और फिर उन्होंने अलग अलग चुनाव कराना शुरू कर दिया। अगर मोदी जी या भारत सरकार ये कहती है कि देश हमेशा इलेक्शन के ही चक्कर में फंसी हुई रहती है, कभी इस राज्य में विधानसभा, कभी उस राज्य में विधानसभा, कभी यहाँ चुनाव, कभी वहां चुनाव, उससे अगर मुक्ति मिल जाए, जो सरकार का एक तंत्र है वो हमेशा चुनाव में ही लगा हुआ रहता है, उससे अगर मुक्ति मिल जाए तो फिर क्या गलत है? अपने अपने तरीके से लोग चीजों को भले ही रख दे, लेकिन जो सरकार कह रही है। और तीसरी बात मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि अगर कोई ये कहता है कि यहाँ डिक्टेटरशिप शुरू हो गया है और लोकतंत्र नहीं है, तो साहब नरेंद्र मोदी को लोगों ने प्रधानमंत्री बनाकर बैठा है। जर्मनी और अमेरिका से किसी ने नहीं बनाया। अच्छे आर्य, ये भी आज चर्चा थी सोशल मीडिया पर कि कहो ये भी फैसला आ जाएगा अब चुनाव ही नहीं होगा, सी जिनपिंग की तरफ चुनाव ही नहीं कराएंगे। ये भी बहुत सारी उलझुल की बातें चल रही थी। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं दुर्गेंद्र जी कि क्या नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री भारत की जनता ने बनाया है या चंद नुमाइंदों ने बनाया है? भारत की जनता, भारत के देश के नागरिकों ने वोट देकर नरेंद्र मोदी को भारी बहुमत से जिताया, विजयी बनाया और उनको प्रधानमंत्री बनाया। अगर भारत की जनता ये चाहती है कि नरेंद्र मोदी फिर से देश का प्रधानमंत्री करें, प्रतिनिधित्व करें, तो फिर दूसरे लोग रोकने वाले कौन होते हैं? अगर देश की जनता, ये तो चुनाव में ही फिर स्पष्ट हो जाएगा। आप इंडिया के बैठक की जो बात कर रहे हैं वहां आखिर हो क्या रहा है? हम लोग जो 1 नेशन और 1 इलेक्शन पर इस तरीके की चर्चा कर रहे हैं, ये तो चलिए एक आपका एक मुद्दा है, एक एस्पेक्ट है इस डिबेट का, लेकिन जो इंडिया यहाँ वहां हो क्या रहा है? सारे दूसरा एस्पेक्ट मेरा इंडिया वाली बैठक भी है। मैं दूसरे राउंड में आपके पास आऊंगा, मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेता को शामिल कर लूं, मैं आ रहा हूं उस वाली बैठक पर भी। उन्होंने इस पर अपनी बात नहीं रखी कि वहां आखिर हो क्या रहा है। जितने भी लोग, क्या लालू यादव आज देश को यह सिखाएंगे कि देश किस तरीके से लोकतंत्र क्या होता है और ईमानदारी क्या होती है, ईमानदार सरकार क्या होती है? क्या ये जितने भी लोग वहां बैठ करके मीटिंग कर रहे हैं उनमें से कौन है? और भारत की जनता ने सबको नकार दिया है, ये भी स्पष्ट है। तो ये जो भी बैठकें हो रही हैं होने दीजिए। अच्छा आर्य जी, ये बिहार भारत में नहीं है क्या? ये तमिलनाडु भारत में नहीं है क्या? ये राजस्थान भारत में नहीं है क्या? कहां नकार दिया है? ठीक है, आपके नेता को उन्होंने केंद्र में बैठने की इजाजत दी है,
उनको अनुमति दी कि वहां बैठ के राजकाज चलाएं। लेकिन बिहार भी भारत में है, राजस्थान भी भारत में है, छत्तीसगढ़ भी भारत में है, झारखंड भी भारत में है। हूं कि ये लोकसभा का चुनाव है और फिर चुनाव में तो स्पष्ट नहीं, आप कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव में खारिज कर दिया, लेकिन भारत की जनता ने नकार दिया। इस सब से मैं सहमत नहीं हुआ रहा साहब, माफ कीजिएगा। नकारे होते तो अपने राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं होते, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं होते, पंजाब में भगवंत सिंह मान चीफ मिनिस्टर नहीं होते। आप आने वाले चुनाव में इस चीज का आपको जवाब मिल जाएगा। आप देखिए, हमें जवाब नहीं चाहिए, कांग्रेस को जवाब दीजिए, बीजेपी को जवाब दीजिए। हम तो चाहते हैं बढ़िया सरकार हो, वो आप बढ़िया चलाओ चाहे वो बढ़िया चलाएं। एक तरफ तो हम लोग लोकतंत्र की बात करते हैं, दूसरी तरफ हम लोग परिवारवाद के समर्थन में जाकर खड़े हो जाते हैं कि भाई जहां लालू यादव अपने पुत्र के साथ, शिबू सोरेन के बेटा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वो पहुंच रहे हैं, उधर मुलायम सिंह यादव के पुत्र वो पहुंच रहे हैं, तो मिला जुला करके तो इंडिया का जो राजीव गांधी के जो सुपुत्र है राहुल गांधी जी वहां वो बैठक कर रहे हैं मुख्य रूप से, तो मिला जुला के कमोवेश स्थिति ऐसी ही बन रही है। अभी तक 3 बैठकें हो चुकी हैं और सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। उसका संयोजक कौन होगा इंडिया का वो डिसाइड नहीं हुआ है। अभी तक उनमें यही आपसी सहमति नहीं बन पा रही है। वो तो कह रहे हैं कि आप लोग डरे हुए हो, उनकी बैठकों से डरे हुए हो, कभी गैस सिलेंडर का दाम कम कर देते हो, कभी कभी आप इस तरीके से एक ट्वीट कर देते हो कि विशेष सत्र बुला रहे हैं। अभी 4 ही दिन हुआ सत्र खत्म हुए, ऐसी कौन सी अर्जेंसी है? ठीक है, सरकार का विशेषाधिकार है, मैं ये कह रहा है ना इस बात को। भारतीय जनता पार्टी आखिर क्यों डरी हुई रहेगी? हमारा तो सब इनसे पूछ लेते हैं, भरत मेघवाल से पूछ लेते हैं। भरत मेघवाल को चर्चा में शामिल कर रहे हैं क्योंकि 40 मिनट हो गया, अब ये आए नहीं है अभी तक चर्चा में। भरत मेघवाल जी वो कह रहे हैं आर्या साहब कि भाई आप परिवारवाद, भ्रष्टाचारी सब बातें कर रहे हैं। एक तो पहला एक छोटा सा जवाब आपसे ले लूं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन में दिक्कत क्या है? क्या दिक्कत है भाई? पैसा बचेगा इसका? देखिए, एक तरह से ये भटकाव का काम है, क्योंकि जो ये बातें कर रहे हैं वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं। जब आप एक विधानसभा का चुनाव कराते हैं तो उस विधानसभा के चुनाव में जिस तरीके से प्रैक्टिकली पॉसिबल, भारत में 1967 तक 1 नेशन 1 अच्छा भाई जरा उनको थोड़ा सा बोलने दीजिए, फिर आप काउंटर करिएगा। थोड़ा सा बोलने दीजिए प्लीज। जहां देश में वैसे आप लोगों को बोलने, वैसे आप इस देश में लोगों को बोलने नहीं देते, तो यहाँ तो आजादी की बोलने की अभिव्यक्ति दीजिए, हमें आजादी दीजिए। दुर्गेश जी, मैं आपको ये बात बता रहा था कि प्रैक्टिकली ये चीजें पॉसिबल नहीं है, और जो ये बातें पहले की बता रहे थे तो इनसे ये जानकर ये आप आए कि किस तरीके से विधानसभा भंग की गई थी और उसके बाद ये सब एक प्रोसेस चला। लेकिन आज का जो दौर है उसमें जरूर ये भटकाव की बातें हैं। इन्होंने यूसीसी लेकर आए, अब ये 1 नेशन और 1 चुनाव की जो बातें कर रहे हैं, क्योंकि 2024 तक जो लोकसभा चुनाव आ रहा है उसमें इनके पास कोई ऐसे मुद्दे हैं नहीं जिनमें ये जनता के बीच में जा चुके। 2014 में इन्होंने बड़े बड़े वादे किए, उन वादों को ये पूर्ति नहीं कर पाए। अब इनको कोई ना कोई ऐसा एजेंडा जरूर चाहिए जिसके आधार पर ये लोगों से जाकर वोट मांग सके, चाहे वो यूसीसी की बात हो, चाहे वो महिलाओं को आरक्षण देने की बात हो, चाहे वो तो अच्छी बात है मेघवाल जी, वो एजेंडे पर काम करते हैं, आप लोग एजेंडे पर काम करिए। दिक्कत क्या है इसमें? पूरे तो हो, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी अक्षय जी ने बात कही कि जनता ने हमको मौका दिया और इनको नकार दिया। अक्षय जी, पूरी की पूरी सीटें आपकी नहीं है। इस देश के अंदर विपक्ष का होना बहुत जरूरी है और डेमोक्रेसी की यह बहुत बड़ी खूबी है। अगर आप चंद मिनट निकालकर स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी का संसद में दिया गया भाषण अगर देखें तो उसमें आपको पता लगेगा कि विपक्ष की क्या भूमिका होती है। मेघवाल जी वो कह रहे हैं कि भैया आप जो इंडिया वाला गठबंधन है, आपका नेता आप चुन नहीं पा रहे हो, कार्यक्रम तय नहीं कर पा रहे हो, 3 बैठकें हो गई, सीटों का बंटवारा कब करोगे? ये बहुत सारे सवाल किंतु परंतु हैं, उठा रहे हैं लोग। इनका क्या जवाब है आपके पास मेघवाल जी? जब दुर्गेंद्र जी, जवाब इसका यह है कि जब INDIA की बैठक होती है तो तुरंत गति से अमित शाह जी, मोदी जी, एनडीए के सभी जो सदस्य है, जो दल है, पिछले 9 साल में जो बैठक नहीं हुई उसकी बैठक को बुलाना ये शुरू कर देते हैं। तो ये इसका परिणाम दिखाता है कि किस तरीके से इनमें बौखलाहट है जब सभी विपक्ष एक साथ एकजुट होकर इस देश के लोकतंत्र को बचाने का काम कर रहा है। इन्होंने बड़ी बड़ी दुहाई दी कि हम बोलने की आजादी देते हैं। BBC न्यूज ने जब गुजरात दंगे के ऊपर एक वीडियो वायरल किया, एक वीडियो चलाना चाहा, तो इन्होंने वहां पर इनकम टैक्स की रेड कर दी। एक साउथ के अंदर एक चैनल ने जब इनकी सच्चाई बताने लगा तो इन्होंने उसकी रिन्यूएशन नहीं दिया, रिन्यू नहीं किया उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट को। ये तो मेघवाल जी सरकारों का चरित्र है, मैं बहुत माफी के साथ में कहता हूं, सरकारों का चरित्र है ये, केवल ये नहीं है,
सारी सरकारों का चरित्र होता है, जो ताकत में होता है उसका चरित्र होता है। योगेंद्र जी, आज जिस तरीके से विपक्ष के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं, उन्हें परेशान किया जा रहा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने माना कि 90 आज खड़गे जी ने कहा कि आप लोगों को परेशान किया जाएगा, तंग किया जाएगा, ईडी सीबीआई आएगी, डरना नहीं। खड़गे जी ने आज कहा कि डर के आगे जीत है। बिल्कुल, और नहीं डर रही कांग्रेस पार्टी, कभी नहीं डरती है। कांग्रेस पार्टी में माननीय राहुल गांधी जी ने मजबूती से इस चीज का मुकाबला किया है, और आप देखिए कि आज वो इस देश के अंदर चाहे सड़क हो चाहे संसद हो, संसद से उनको बाहर निकाला गया, लेकिन क्या हुआ? सत्य की हमेशा जीत होती है। वो कहते हैं सत्य संयोजक कब तय करोगे भाई? सबसे बड़ी समस्या, ठीक है इन्होंने आपके साथ बहुत अत्याचार किया, बहुत सारी चीजें हम सहमत हैं, लेकिन अब ये कैसे तय करोगे? बार बार इनको कहने का मौका देते हो, कह रहे हैं परिवारवादी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, नेता नहीं बता रहे हैं। आप लोग जो हवा बनाते हो तुरंत ये लोग हवा निकाल देते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग। अमित शाह जी के बेटे कहाँ है? अमित शाह जी के बेटे बताएंगे ये किस पोस्ट पर है? राजनाथ वो कहाँ एमपी एमएलए है भाई? एमपी एमएलए कहाँ है अमित शाह जी के बेटे? बीसीसीआई की क्या एलिजिबल है वो? बीसीसीआई के पोस्ट पर क्या एलिजिबल है वो? राजनाथ सिंह जी के बेटे कौन है? वसुंधरा सरकार एलिजिबल मान रही, बीसीसीआई मान रही। भाई बीसीसीआई तो स्वायत्त शासी बॉडी है, अब वो उनको मान रही है, तो अमित शाह जी ने थोड़ी अपने बेटे को वहां रखवा दिया होगा, ऐसा मेरा प्रबल मानना है। नहीं, परिवारवाद का मतलब सिर्फ पॉलिटिक्स ही तो नहीं होता ना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर आप। चलिए मैं एक छोटा सा रिएक्शन अच्छे आर्य के पास जाऊंगा। अच्छे आर्य एक छोटा सा रिएक्शन दीजिए, फिर मैं बाकी लोगों के पास जाऊंगा, क्योंकि वक्त मेरे पास 2 मिनट का है। अब अनम्यूट करिए आर्या जी। आर्या जी हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं, कृपया अनम्यूट करिए। हाँ, एक जो बात है वो बड़ा ही कंफ्यूजिंग लग रहा है मुझे तब से, चूंकि एक पैनलिस्ट ने भी अभी आपके चैनल पर बोला, और ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता साथी है वो भी ये चीज बोल रहे हैं कि जब इंडिया की बैठक होती है उसी समय एनडीए की बैठक। अरे भाई क्यों ना किया जाए बैठक, और उससे क्या आपत्ति है आपको? आप कभी बैठक करिए, हम भी बैठक कर रहे हैं, ये तो चुनाव है और चुनाव में तो बैठकें होती ही रहेंगी। तो ये इसमें आपको कहां से लग रहा है कि आप लोगों को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये इंडिया का प्रभाव है, INDA की बैठक का प्रभाव है कि एनडीए की बैठकें हो रही? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ऐसा हो सकता है कि भाई डेट सेम हो, और अगर मान लीजिए कि इंडिया के बैठक के समय में भी एनडीए की बैठक की गई, तो इसमें कहीं से कुछ ये तो नहीं नजर आता है कि भाई भारतीय जनता पार्टी डर के कारण बैठकें कर रही है उसी समय में। इसका कहीं कोई सामंजस्य नहीं है, इसलिए बार बार इस चीज को दोहराना बंद करें। और आप जिस वक्त ये क्लियर हो जाएंगे कि आपके बैठक का जो है पूरा ये जो खिचड़ी पक रही है, इसका मुख्य भोजनकर्ता कौन है जो भोजन को खाएगा, और आपके जो ये अच्छा आर्य साहब, आप लोगों को बड़ी चिंता रहती है कि किसको चेहरा बनाएंगे, आप लोग भी परेशान रहते हैं बीच में। इनकी खिचड़ी में नजर लगाए रखते हैं कि हींग से छौंक रहे हैं, कि लहसुन डाल रहे हैं, कि जीरा डाल रहे हैं। आप लोग भी बहुत क्लोज नजर रखते हैं भाई, गजब है। बंटवारे की बात आएगी उस समय जो मुंह फुलाने का जो कार्यक्रम चलेगा, जरा वो भी आप मीडिया के माध्यम से एज्यूम करते रहिए, आप इस बार एज्यूम करते रहिए, आप देखिएगा। भारतीय जनता पार्टी बड़ी ही मजबूती के साथ चुनाव में उतर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, कहीं कोई इफ एंड बट नहीं है, आप लोग अपना देख लें। ठीक बात है, मैं संजय सिंह के पास जाऊंगा, चूंकि मेरे पास अब वक्त बिल्कुल मात्र 1.5 मिनट का है। संजय सिंह आपके पास आ रहा हूं। वास्तव में 1 नेशन 1 इलेक्शन पर तो आपने बहुत मजबूती के साथ में चुनाव सुधारों की बात कर दी। अब थोड़ा सा जरा इस विषय पर भी प्रकाश डालिए कि भाई ये जो इंडिया वाला गठबंधन है, ये कोइंसिडेंस है कि भाई इनकी बैठक होती है तो वो जैसा अभी कहा, हालांकि बीजेपी के प्रवक्ता ने इसको कंट्राडिक्ट किया कि ऐसा नहीं है, और कांग्रेस वाले कहते हैं कि अभी तक 9 साल तक एनडीए की याद नहीं आई, तो पता नहीं कहां से ढूंढ लाए 25 दल जिनका ना बोर्ड है, ना झंडा है, ना डंडा है, ना एजेंडा है, ऐसे दलों को लेकर आप आ गए और तुरंत आपको एनडीए के साथी याद दिला दिए। मोदी जी ने कहा कि भाई जो गलतियां हुई हों उनको हम मान रहे हैं कि भाई उनको सुधारा जाएगा। मोदी जी ने बहुत दिल खोल कर लोगों को गले लगाया। तो क्या ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं क्या विपक्ष इस देश में? क्योंकि आपने कर्नाटक में भी जो कुछ कहा था उसके इर्द गिर्द ही मसला रिजल्ट सामने आया संजय सिंह, इसलिए आपकी बात बड़ी महत्वपूर्ण है। क्या कोई माहौल बन रहा है क्या कि ये केवल इंडिया वाले हवा बनाए हुए हैं केवल? देखिएगा, ये दरअसल मैं तो चुनाव का विद्यार्थी हूं, और अभी जो भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता जन जो अपनी बात कह रहे थे, सहमति और असहमति दोनों चीजें हो सकती हैं, लेकिन हम तो तटस्थ होके, ना हम इंडिया की तरफ हैं, ना हम जो है वो
एलायंस के, रजक एलायंस के तरफ हैं। तो फिलहाल जो तो इस तरह से जो पूरी परिस्थिति है, वो परिस्थिति यह है कि भारत में 2024 का इलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है दोनों दलों के लिए। जो विपक्ष में दल हैं उनके भी अस्तित्व का सवाल है, उनके लेवल पे भी बहुत सारी चीजें हैं, और जो पूरा का पूरा डेमोक्रेटिक अलायंस जो है वो भी अपने तरह से जहां तक देखने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ भी एक तरह से समस्या है कि वो भी सोच रहे हैं कि वोट का इसमें बड़ा सीधा सा गणित है। देखिए, बहुत साफ सी बात समझने की कोशिश कर, समय बहुत कम है, मैं सीधे तौर पे समझाता हूं। जी नकवी साहब, एक 10 सेकेंड में एक छोटी सी टिप्पणी। ये परसेंटेज इस नाते आप ये मान के चलें कि अगर हम जो भी करने जा रहे हैं और उसमें मैं क्षमा चाहूंगा कुछ डिस्टरबेंस हुआ, तो इस कारण से थोड़ा खतरा है कहीं ना कहीं। तो इसको लेके भयभीत दोनों दल हैं। मुझे लगता है कि इस संजय सिंह के नेटवर्क में कुछ व्यवधान है। नकवी साहब जल्दी से 10 सेकंड में, फिर मैं भदौरिया जी के पास जाऊंगा फाइनल कमेंट के लिए। नकवी जी 10 सेकंड में। संजय भाई आपकी आवाज हम सुन नहीं पा रहे हैं, नकवी साहब के पास जा रहे हैं। नकवी साहब। जी देखिए, ऐसा है कि कुल मिला के ये समझ लेना चाहिए, जो लड़ाई होने वाली है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैं ही समझता हूं कि जनता तय कर देगी कि मोदी जी हमारे देश के लिए जरूरी है या नहीं। राहुल गांधी ने स्टेज सेट कर दिया है, जो राहुल यात्रा थी उससे चीजें जो है एक अच्छी लड़ाई हम देखेंगे। मैं समझता हूं कि इट्स ए 50-50 नाउ। ठीक है, भदौरिया जी अंतिम टिप्पणी। भदौरिया जी। मुझे लगता है कि पहली बार विपक्ष अपना एजेंडा सेट कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी उसके पीछे पीछे चल रही है। उदाहरण के तौर पर आप ले लीजिए, कर्नाटक में लीजिए, जो लड़कियों के लिए योजना आई, सिलेंडर आया, राजस्थान में 500 रुपए का सिलेंडर कर दिया। तो अभी आप देखिए सरकार दबाव में आ गई है। और जहां तक ये बात है कि विपक्ष के लोग कितने इकट्ठे हो गए हैं, तो वो भी आप समझ लीजिए, बिहार में चिराग पासवान भी हैं और उनके चाचा पारस पासवान भी हैं। दोनों को आप धड़ों को इकट्ठा करके किसको टिकट आप पकड़ाएंगे, वो भी आपको समझना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर बेहद दबाव में है, और इस बार उसके लिए भावनात्मक मुद्दों को के लिए भरमाना बड़ा मुश्किल होगा। असली मुद्दे इस बार केंद्र में है। बहुत बहुत शुक्रिया भदौरिया जी, बहुत शुक्रिया। संजय सिंह आपका शुक्रिया, अच्छे आर्य आपका धन्यवाद, मेघवाल जी आपका धन्यवाद, बीडी नकवी साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, सभी मेहमानों को बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। नमस्कार।